नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम हेल्थ फर्स्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। एक छोटे बच्चे की हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, कब उनका टीकाकरण कराया जा सकता है और किस तरह से उनकी केयर की जा सकती है, इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ में मौजूद है डॉक्टर रवि भाटिया, जो कि प्रोफेसर है, शिशु रोग विशेषज्ञ है, पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। नमस्कार आयुषी जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि भाटिया हूँ। मैं पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ। यहाँ के शिशु रोग विभाग में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हूँ। सब शुरुआत से शुरू करते हैं। पीडियाट्रिक्स में कौन कौन से एज ग्रुप के बच्चे आते हैं? देखिए, पीडियाट्रिक्स चालू होती है जब बच्चा पैदा होता है से लेकर 18 वर्ष तक। जन्म से पहले 28 दिन को हम नियोनेटल पीरियड कहते हैं, जिसको हम नवजात शिशु कहते हैं। उसके बाद 1 साल तक के बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं, फिर 1 से 3 साल के बच्चे को टॉडलर, फिर अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड, और 11 से 19 साल के बच्चे या 11 से 18 साल तक के बच्चों को हम किशोरावस्था वाली स्टेज बोली जाती है। तो मूलतः बात यह है कि जन्म से लेकर 18 साल तक के बच्चों की सभी बीमारियां, सभी टीकाकरण, उनके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक पीडियाट्रिशियन को ही डील करना चाहिए। अच्छा सर, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम अभी छोटे बच्चों में देखने को मिल रही है वो है कि शायद पैदा होते उनको जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है, तो क्या ये सेफ है या फिर नहीं है? देखिए, इसमें हमें एक बात ये समझनी होगी कि हर शिशु को पीलिया होने का चांस रहता है। पीलिया 2 टाइप का होता है नवजात में। एक हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस और एक है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस वो है जिसके लिए हमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैथोलॉजिकल जॉन्डिस वो जॉन्डिस होता है जिसके लिए हमें इलाज देना ज़रूरी है। तो इन बच्चों को, जो नवजात शिशु होते हैं जिनको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है, उनको हम फोटोथेरेपी के द्वारा इलाज देते हैं। फोटोथेरेपी एक सिंपल प्रोसीजर है जहाँ पे हम बच्चे को ब्लू लाइट्स के नीचे रखते हैं, और जॉन्डिस जो बिलिरुबिन के नामक एक पदार्थ के कारण होता है, फोटोथेरेपी उस बिलिरुबिन नामक पदार्थ को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि वो बच्चे के पॉटी और सूसू में निकल जाता है और पीलिया कम हो जाता है। पर क्या ज़रूरी है कि जैसे ही आपको पता चले कि बच्चे को जॉन्डिस है, मान के चलिए कि बेबी बॉर्न हुआ और उसको घर पे ले जाया गया, बाद में अगर पता चलता है उसको जॉन्डिस है और अगर आपने देरी कर दी तो क्या रिस्की हो सकता है? यस, कभी कभार ये जॉन्डिस जो है, बिलिरुबिन नामक पदार्थ जिसके कारण ये जॉन्डिस होता है, वो बच्चे का ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकता है। एक ब्लड और ब्रेन बैरियर होता है, वो क्रॉस करके दैट बिलिरुबिन कैन गेट डिपॉजिटेड इन द ब्रेन। एक कंडीशन होती है कर्निक्टरस, जिससे क्या बच्चे को तान आ जाती है और बच्चे का जो विकास है, डेवलपमेंटल विकास है, वो रुक जाता है। इसीलिए नवजात शिशु को अगर पीलिया है तो टाइमली अगर उसका इलाज हो जाए तो ये बेहतर है। बट क्या ये क्योरेबल है? यस, बिल्कुल क्योरेबल। अगर मान के चलिए कि किसी को जॉन्डिस होता भी है, अगर वो ब्रेन तक चला भी गया है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म होगा फिर उसको सही करना? यस मैम, अगर वो ब्रेन को एक बार डैमेज कर देता है तो दीज किड्स डेवलप सेरेब्रल पाल्सी। एक सब टाइप होता है सेरेब्रल पाल्सी का, वो हो जाता है, उनको डेवलप कर लेते हैं वो, और उनका जो डेवलपमेंट होता है वो डिले हो जाता है। अच्छा, जॉन्डिस के अलावा ऐसी कौन कौन सी बीमारी होती है जो कि एक छोटे बच्चे में देखने को मिल सकती है? देखिए, बात करते हैं जहाँ से पीडियाट्रिक शुरू होती है, नवजात से। सबसे कॉमन बीमारी होती है, एक होता है नियोनेटल सेप्सिस, यानी नवजात में संक्रमण, इन्फेक्शन। दैट इन्फेक्शन इज मोस्टली अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो एक तो हो गया नियोनेटल सेप्सिस, दूसरा जैसे अभी आपने जिक्र किया नियोनेटल जॉन्डिस, तीसरा है अगर बेबी को टाइमली फीड नहीं मिला तो उसकी शुगर लो हो जाती है, नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया। चौथा, बच्चा पैदा होने के टाइम रोया ही नहीं। अगर बच्चा पैदा होने के टाइम रोएगा ही नहीं तो क्या होगा? द ब्लड सप्लाई विल नॉट गो टू द ब्रेन ऑल्सो। तो उन बच्चों को हाइपोक्सिया होता है एंड फिर दे लेटर डेवलप एस्फिक्सिया। तो नियोनेटल एस्फिक्सिया। ये हुए 4। 5वां जो है वो बच्चे जो समय से पहले पैदा हुए हैं, दैट मीन्स दोज बेबीज हु आर बॉर्न प्रीमेच्योर। नॉर्मली बच्चा पैदा होता है 37 टू 42 वीक्स के बीच में। जो बच्चे 37 वीक्स से पहले पैदा होते हैं उनको हम प्रीमेच्योर बेबीज कहते हैं। छठी प्रॉब्लम होती है जो बच्चे कम वजन के पैदा हुए हैं। जैसे नॉर्मल बर्थ वेट जो इंडिया में है वो है 2.8 टू 2.9 kg के बीच में, लेकिन जो बच्चे 2.5 किलो से कम पैदा हुए हैं जन्म पे, उनको हम लो बर्थ वेट बेबीज कहते हैं। तो मुख्य तरह यही एक 7-8 प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिस कारण नवजात शिशु को NICU देखरेख की ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अक्सर सर ये भी देखने को मिला है कि जो मदर्स होती हैं वो या तो ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं या फिर कई बार पाउडर से जो दूध होता है वो पिलाया जाता है,
तो क्या ये रिस्की हो सकता है या फिर ये सेफ है पूरी तरीके से? देखिए, अच्छा है क्या इनमें? पहली बात तो आप ये समझिए कि नेचर ने माँ को ब्रेस्ट मिल्क दिया है किस लिए? बेबी को फीड कराने के लिए। सो आई थिंक देयर इज नो ऑल्टरनेटिव टू ब्रेस्ट मिल्क। स्तनपान अमृतपान, ब्रेस्ट मिल्क इज कंप्लीट फूड फॉर द बेबी फॉर द फर्स्ट 6 months ऑफ लाइफ। तो हमें इसी बात पे स्ट्रेस देना है कि बच्चे को माँ का दूध ही मिले। ऐसी अगर कोई दुर्घटना हो जाए माँ के साथ जिस कारण माँ का दूध अवेलेबल नहीं हो, तब हम उसको ऑल्टरनेट सोर्स दे सकते हैं, बट इट इज़ आइडियली एवरी बेबी शुड रिसीव ब्रेस्ट मिल्क ओनली। अच्छा, मैं एक इन्फेंट बच्चे की बात करती हूँ, क्योंकि वो बच्चा ना बोल सकता है ना कोई साइन दे सकता है, तो कौन कौन से साइंस हैं जो कि हम उसके रोने से फील करें कि ये शायद प्रॉब्लम में है और शायद डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना ही चाहिए? पहली बात तो हम हमारे स्टूडेंट्स को भी ये कहते हैं और मैं पेरेंट्स को भी ये कहता हूँ कि अगर माँ कह रही है कि माई बेबी इज नॉट लुकिंग वेल टू मी, या आज मुझे अपना बच्चा ठीक नहीं लग रहा, तो उसकी बात को आपको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, बिकॉज मदर इज द बेस्ट जज। सेकेंड थिंग, बच्चे को अगर तेज बुखार है या वो ठंडा पड़ रहा है, कान से मवाद निकल रहा है, पस निकल रहा है, बच्चा फीड नहीं ले रहा, बच्चे की सांसें तेज चल रही हैं, बच्चे को बहुत पीलिया है, बच्चे की पॉटी में खून आ रहा है, ये सब डेंजर साइंस हैं। उस टाइम पे आपको आइडियली एक शिशु रोग विशेषज्ञ से इमीडिएटली कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा अब टीकाकरण पे आ जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर टीकाकरण इम्पोर्टेंट क्यों है? टीकाकरण के बारे में मैं ये कहूँगा कि वैक्सीनेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी। जितनी बीमारियाँ जितने बच्चों को टीकों ने बचाया है, शायद और किसी चीज़ ने नहीं बचाया। तो पहले तो हम ये समझें कि वैक्सीन होता क्या है। वैक्सीन इज बेसिकली अ मॉडिफाइड केमिकल और अ केमिकल, इट कैन बी अ मॉडिफाइड बैक्टीरिया, किल्ड बैक्टीरिया और अ किल्ड वायरस, विच इज इंजेक्टेड इनटू द बॉडी। हमारी बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और हमारी बॉडी में उस बीमारी के प्रति एंटीबॉडीज डेवलप होती हैं, जिससे कि हम उस बीमारी से लड़ सकें। टीकाकरण शुरू होता है बच्चे के पैदा होते ही, जब जन्म पे हम BCG, ओरल पोलियो और हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण लगाते हैं। पहला टीका जन्म पे लगता है, फिर टीका 6 हफ्ते पे, 10 हफ्ते पे, 14 हफ्ते पे, 9 महीने पे, 16 से 18 महीने पे और 5 वर्ष पे और 10 वर्ष पे टीके लगते हैं। टीके 2 प्रकार के हैं बेसिकली। एक वो टीके जो यूनिवर्सल प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, दैट इज UPI प्रोग्राम, जो हमारा गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम, उसमें कवर किए जाते हैं। और कुछ टीके ऐसे हैं जो UPI प्रोग्राम में नहीं कवर किए जाते, वो एक्चुअली प्राइवेट सेटअप में अवेलेबल हैं, बट वो भी टीके आपको लगाने चाहिए। अच्छा सर, क्योंकि मैं देखती हूँ कि अर्बन एरियाज़ के अंदर तो जो मदर्स हैं वो बिल्कुल मिस नहीं करेंगी कि वो टीकाकरण के लिए ना जाए, वैक्सीनेशन करवाएंगी वो, पर रूरल एरियाज़ में ऐसा होता है कि लैक ऑफ नॉलेज आप कहें, इन्फॉर्मेशन आप कहें, कि वो कई बार मिस कर जाती हैं। तो अगर वैक्सीनेशन मिस होता है तो क्या ये प्रॉब्लमैटिक होता है बच्चे के भविष्य के लिए? बिल्कुल प्रॉब्लमैटिक है। अगर आपने बच्चे को मीजल्स वैक्सीन दिया ही नहीं और अगर गलती से मीजल्स का आउटब्रेक हो गया, तो सबसे पहले आपका ही बच्चा ससेप्टेबल होगा, उसको होने का चांस है। अब हमें इस बात को पे गौर करना है कि माएँ क्यों टीका नहीं लगवाती। पहली बात तो ऐसी कोई माँ नहीं है जो अपने बच्चे का नुकसान करेगी। हर माँ से ज़्यादा बच्चे का हितैषी कोई नहीं हो सकता। मोस्ट प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, इग्नोरेंस जिसे हम कहते हैं। हमारे उस बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो एक्चुअली जब बेबी पैदा होता है, जब बेबी को हम पोस्टनेटल वार्ड में देखते हैं, तो हमारे यहाँ पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में हमने एक कंसेप्ट किया है कि हम मदर से बात करते हैं और उनको टीकाकरण के बारे में समझाते हैं। या फिर जो भी माँ या दादी माँ या नानी माँ जो भी बच्चे को हमारे पास लेके आती हैं रूटीन चेकअप के लिए, उस टाइम हम हर माँ, दादी माँ या नानी माँ या जो भी उनके साथ आया है, उनसे पूछते हैं कि आपने बच्चे के टीके लगवाए कि नहीं लगवाए। अगर उनको टीके को लेके कोई भ्रांतियाँ हैं तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर पैसिफिक हॉस्पिटल की बात की जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो ऐसे कौन कौन सी न्यू मशीनरीज है जो कि हेल्पफुल होती है बच्चों के लिए? पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स है वो फुली इक्विप्ड है। एज सुन एज द बेबी इज़ बॉर्न, जो नवजात शिशु को अगर कोई तकलीफ होती है तो हमारे पास एक नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है, जहाँ पे एक पीडियाट्रिशियन पोस्टेड है जो सारे न्यूबॉर्न प्रॉब्लम्स को देखते हैं। अगर उसको वेंटिलेशन की ज़रूरत होती है तो हमारे पास न्यूबॉर्न वेंटिलेटर है। उसको फोटोथेरेपी की ज़रूरत है तो फोटोथेरेपी मशीन्स हैं। अगर बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, पूर्ण रूप से मैच्योर नहीं है, प्री मैच्योर है, तो उसको अगर वार्मर की ज़रूरत पड़ती है तो रेडिएंट वार्मर है।
फोटोथेरेपी मशीन्स है, रेगुलर मॉनिटरिंग की सुविधा है। इसी प्रकार अगर बड़ा बच्चा है और उसको कोई सीरियस बीमारी है जिसके लिए उसको आईसीयू की ज़रूरत है, तो हमारे पास एक सुसज्जित वेल इक्विप्ड पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है। तो ये बात तो हुई आईसीयू की, जहाँ हमारे पास एनआईसीयू रूम है, एक पीआईसीयू है। इसके अलावा हमारे पास पीडियाट्रिक वार्ड्स हैं जहाँ पे 24 घंटे पीडियाट्रिशियन राउंड द क्लॉक रहते हैं, जहाँ पे जिन बच्चे जिनको टाइफॉइड हो जाता है, मलेरिया हो जाता है, डेंगू है, निमोनिया है, जिन ऐसे बच्चे जिनका इलाज घर पे नहीं हो सकता, जिनको अस्पताल में एक डॉक्टर की निगरानी के अंदर ही इलाज करवाना है या जिनको एडमिशन की ज़रूरत है, उनके लिए हमारे पास पीडियाट्रिक वार्ड्स भी इक्विप्ड हैं। सर, क्या पैसिफिक हॉस्पिटल के द्वारा कोई कैंप्स भी लगाए जाते हैं या स्कूल में, या फिर क्योंकि विलेजेस तो बहुत सारे आसपास में, ट्राइब एरियाज बहुत हैं? पैसिफिक मेडिकल कॉलेज के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स अंडर द एजेस ऑफ पैसिफिक मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ 2 टाइप के कैंप्स होते हैं। एक कैंप्स होते हैं जो रूरल एरियाज़ में जो समाज सेवी संस्थाएं हैं उनके साथ जुड़ के हम रेगुलर हेल्थ कैंप्स करते हैं, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ दैट टाइम्स दीज आर मल्टी डिसिप्लिनरी कैंप्स, मतलब एक पीडियाट्रिशियन भी होगा, एक गायनेकोलॉजिस्ट भी होगा, एक फिजिशियन भी होता है, पूरी टीम जाती है और जिन भी बच्चों को इलाज की ज़रूरत होती है या ऐसे बच्चे जिनको पीडियाट्रिक सर्जरी की ज़रूरत है, हमारे पास एक पीडियाट्रिक सर्जरी यूनिट भी है, ज़रूरत है, उनको यहाँ पे उनका इलाज निःशुल्क किया जाता है। सेकेंड कैंप्स हम लोग करते हैं स्कूल में, जहाँ पे नॉर्मल हेल्दी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं और हम उनकी एंथ्रोपोमेट्री का मतलब है हाइट है, वेट है, और उनका जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इस दौरान अगर हमें लगता है कि बच्चे में खून की कमी है, जैसे एनीमिया है, या बच्चे का वेट प्रॉपर नहीं है, या बच्चा ओवरवेट है। देखिए, कुपोषण आपको समझना पड़ेगा, एक तो अंडर वेट और एक जो ओवरवेट बच्चे वो भी कुपोषित ही हैं एक तरीके से, दैट इज़ रिवर्स मैल न्यूट्रिशन। तो उनको उनके पेरेंट्स से बात करके उनको सही गाइड करना। फिर इसके अलावा हम उन बच्चों के पेरेंट्स को हम बताते हैं कि उनको क्या सही खाने में खिलाना है, बिकॉज आजकल क्या हो गया है, आजकल जंक फूड का प्रेवलेंस हो गया है। बाय जंक आई मीन जूसेस, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, न्यूट्रिशनली इनअप्रोप्रिएट ड्रिंक्स, जैसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, हाई शुगर बेवरेजेस है, चिप्स है, समोसा है, कचौड़ी है, जूसेस है। तो इस कारण हम ये देख रहे हैं कि बच्चों में ओबेसिटी बहुत बढ़ रही है। तो ऐसे बच्चों को मार्कआउट करके उनके पेरेंट्स से बात करके उनको काउंसिल करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर, अभी मेरे पास सवाल अभी काफ़ी सारे हैं बच्चों की लाइफस्टाइल को लेकर कि किस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग की जाती है, किस तरह से काउंसलिंग की जा सकती है। बट क्योंकि इस वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और फिर बताएंगे कि किस तरह से आप एक छोटे बच्चे की केयर कर सकते हैं, किस तरह से काउंसलिंग की जा सकती है, किस तरह से उनकी हेल्थ को और सुधारा जा सकता है, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर रवि हमारे साथ में लगातार मौजूद है। कई और सवाल मेरे आपसे रहेंगे, क्योंकि सवाल सर कई सारे होते हैं, क्योंकि कई सारे मिथ्स भी होते हैं जो कि क्रिएट किए जाते हैं। सर अक्सर क्या होता है कि अगर राजस्थान की मैं बात करती हूँ तो राजस्थान में रूरल एरियाज ज़्यादा आते हैं, तो हम लोग कोशिश महिलाएं यही करती है कि कुछ घरेलू नुस्खे, अगर कुछ बच्चे को हो रहा है तो यही कर लिया जाए, दवाई से बेटर है, इंजेक्शन से बेटर है, वो कितना रिस्की साबित हो सकता है? देखिए, घरेलू नुस्खे नवजात शिशु में तो बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बिकॉज दे आर वेरी प्रोन टू इन्फेक्शन और वो डिटोरिएट बहुत जल्दी होते हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सारे घरेलू नुस्खे ख़राब हैं, बट यू हैव टू हैव अ बैलेंस, मतलब। और जैसे पहला घरेलू नुस्खा ये है कि ना बच्चा पैदा होते हैं उसको शहद चटा दें, न्यू बॉर्न, वो बहुत हार्मफुल है बेबी के लिए, बिकॉज इन्फेंट बॉटुलिज्म होने का चांस रहता है। तो मेरी सभी माँओं से यही गुजारिश है और यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आपका बच्चा ठीक नहीं लग रहा या आपका बच्चा सिक है, तो घरेलू नुस्खे ट्राई करने से बेटर है आप अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर, जो आपका नज़दीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या CHC है, या अगर आप किसी शहर में रहते हैं जहाँ मेडिकल कॉलेज है, यहाँ जो डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ जाके अपने बच्चे को दिखाएं और उसका इलाज कराएं। अच्छा, क्योंकि भी आपने खुद ही जिक्र किया कि ये एक शुभ माना जाता है कि बच्चा पैदा हो तो उसका आप शहद चटा दीजिए, पर सर अगर फूड साइकिल की बात की जाए तो एक बच्चे को कितने महीने तक क्या दूध पिलाया जा सकता है, और उसके बाद में धीरे धीरे जब वो एक अन्नप्राशन भी होता है उसमें क्या क्या खिलाया जा सकता है? देखिए, एक्चुअली पहले 6 महीने तक हमारी प्रकृति ने, नेचर ने इंश्योर किया है कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध के अलावा और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
अब अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि साहब गर्मी इतनी पड़ रही है, राजस्थान में टेम्परेचर 47-48 हो जाता है और हमारा बच्चा 3 महीने का है, तो हम क्यों नहीं उसको पानी पिलाएं? आपको पानी पिलाने की भी ज़रूरत नहीं है। एनी बेबी हु इज़ टेकिंग ब्रेस्ट मिल्क, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का वाटर कंसनट्रेशन 87% होता है, तो ब्रेस्ट मिल्क बच्चे की प्यास भी बुझाएगा, बच्चे को नेसेसरी प्रोटीन्स, फैट और कैलोरीज भी प्रोवाइड करता है। तो पहले 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। 6 महीने बाद माँ का जो दूध होता है वो थोड़ा कम होना शुरू होता है और बच्चे की जो डिमांड्स होती है वो थोड़ी बढ़नी शुरू होती है। तो इस टाइम पे हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में पूरक आहार कहते हैं। अब ये पूरक आहार है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री। तो दिस कॉम्प्लीमेंट्री मीन्स इट इज़ इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क। तो ये पूरक आहार जो होता है, हम मदर को बोलते हैं कि आप अपना ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करें और साथ में इस पूरक आहार को चालू करें। पूरक आहार के रूप में होता है पतला दलिया, पतली खिचड़ी, खीर, जो भी सीजनल फ्रूट आ रहा है उसको मैश करके दें। पूरक आहार दिन में 3 से 5 बार तक देना चाहिए इन एडिशन टू ब्रेस्ट मिल्क। दिस पूरक आहार कंटिन्यूज टिल द चाइल्ड इज 1 to 2 years ऑफ एज। 1 साल का बच्चा हो जाता है, उसके बाद हम माँओं को बोलते हैं कि अब आपका बच्चा 1 साल का हो गया है, जो आप घर में खाना बना रहे हैं वही बच्चे के लिए खिलाएं। इसके अलावा सर क्लाइमेट अगर की बात की जाए तो अक्सर क्या होता है कि ये समझा जाता है कि बच्चे को आप बहुत ज़्यादा पहना ओढ़ा करके रखें, बिल्कुल खुला मत छोड़ें, उनको टोपी पहना दीजिए, मोजे पहना दीजिए। बट सर गर्मियों में भी मैंने अक्सर देखा है कि बच्चे को बहुत ज़्यादा उड़ा के रखा जाता है कि ये गलत है। ये ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बात आप समझिए, अगर हम बच्चे को नर्सरी में भर्ती रखते हैं तो भी हम वहाँ का टेम्परेचर 25 डिग्री रखते हैं। तो अक्सर पेरेंट्स मुझसे पूछते हैं, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपने ठंड में आपने बच्चे को रखा हुआ है तो बाय रूम थर्मोमीटर आप टेम्परेचर 25 डिग्री सेट कर लीजिए, तो आपका बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। देखिए, अगर आप ओवर रैपिंग करेंगे, ज़्यादा रैप करेंगे, तो भी बच्चे को वार्म होगा, बच्चे को फीवर आने का डर रहेगा। तो ना तो हमें ओवर रैपिंग करनी है, ना हमें बिल्कुल बच्चे को खुला छोड़ देना है ठंड में कि पहली ठंडी है और इसको कोई स्वेटर की ज़रूरत नहीं है। हमें ऐसा नहीं करना, हमें एक बैलेंस रखना है। अच्छा, इसके अलावा अगर बात की जाए कि जैसे जैसे सर बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बट सर कुछ बच्चे बहुत जल्दी एक्टिव नहीं हो पाते, जबकि कुछ बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं, कुछ जल्दी चलना सीख नहीं पाते जबकि कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं। तो ऐसे में जो पेरेंट्स होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो क्या वाकई में परेशानी की बात है या फिर कुछ किया जा सकता है, कुछ एक्सरसाइज कराई जा सकती है? देखिए, इसमें पहले तो आपको एक बात ये समझनी होगी कि पेरेंट्स को अपने बच्चे को दूसरे बच्चों से कंपेयर नहीं करना। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर बच्चा 13 महीने पे नहीं चला तो वो चल नहीं पाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग ये है कि जब आप रेगुलर अपनी विजिट्स रखते हो पीडियाट्रिशियन के पास, तो अक्सर पीडियाट्रिशियन बच्चे का डेवलपमेंट असेसमेंट करते हैं। डेवलपमेंट असेसमेंट जो बच्चे का होता है वो 4 कैटेगरी में होता है। ग्रॉस मोटर, चलना फिरना, फाइन मोटर, कैसे उंगलियों का, हाथों का प्रयोग, सोशल एंड लैंग्वेज। तो हमारे पास कुछ डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं, जैसे बच्चा इंडिपेंडेंटली कब बैठता है, जैसे गर्दन संभालता है 3 महीने तक, तो उन माइलस्टोन्स को हमने एक कार्ड बना रखा है। मोस्टली हम त्रिवेंद्रम डेवलपमेंट स्क्रीनिंग यूज़ करते हैं और उसमें एक रेंज है। तो उस रेंज में अगर आपका बच्चे ने माइलस्टोन अचीव किए, चाहे थोड़ा देरी से ही किया हो, तो उसकी ग्रोथ को हम नॉर्मल मानते हैं। अगर ऐसा है कि बच्चे का डेवलपमेंट टाइम से पीछे चल रहा है, तो ऑफ कोर्स वी नीड टू हैव अ फॉर्मल डेवलपमेंट असेसमेंट। और ऐसे बच्चों को अगर फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो फिजियोथेरेपी, अगर ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत है तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी हम सब प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मैंने नोटिस की सर कि कुछ पेरेंट्स नहलाते नहीं हैं बच्चे को डेली, यही सोच के, जैसा मैंने भी कहा कि बच्चे को ठंड लग जाएगी, जितना हो सके आप थोड़ा ड्राई क्लीन कर दीजिए बस। तो क्या ये बच्चे के लिए सही है या गलत है? 7 दिन का अगर बेबी हो जाता है तो उसके बाद आप बेबी को नहला सकते हैं, और गुनगुने पानी से नहलाएंगे तो डेली बेसिस पे कोई तकलीफ नहीं होगी। एक जो दूसरी प्रॉब्लम मैंने ये देखी है, आपने नहाने की बात की है, अक्सर माँ बाप हमारे पास आते हैं, बच्चे को साहब चिकन पॉक्स हो गया, माता जी हो गई, और 7 दिन तक बच्चे को नहलाते नहीं है। तो भाई अगर आप 7 दिन तक बच्चे को नहलाओगे नहीं तो चिकन पॉक्स तो है, उसको साथ में सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का भी चांस रहेगा। तो आई थिंक बेदिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मेंटेनिंग आवर डेली हाइजीन। तो हर पेरेंट्स को वी हैव टू काउंसिल कि कब उसको नहलाना ज़रूरी है। जैसे टाइफाइड हो जाता है बच्चे को, या पीलिया हो जाता है बच्चे को, तो 5-5, 6-6 दिन तक नहलाते ही नहीं है। तो ऐसे में वो गलत प्रक्रिया को अडॉप्ट कर रहे हैं। हमें उनको काउंसिल करना होगा कि आपको बच्चे को नहलाना।
इसके अलावा जैसे क्योंकि अभी हम नहाने की बात कर रहे थे, छोटे बच्चों के सर अक्सर देखने को मिलता है एक बहुत स्मॉल लेयर ऑफ एक मैल जिसको बोलते हैं, वो एक सर पे डेवलप होता है। दैट इज कॉल्ड क्रैडल कैप। हाँ, क्रैडल कैप कहते हैं हम उसको। हाँ। और नॉर्मली हम उसको एटलीस्ट फर्स्ट 3 मंथ्स में तो हम उसको कोई ट्रीटमेंट देते ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है उसको ट्रीटमेंट की। अगर फिर भी वो परसिस्ट करता है देन वी नॉर्मली यूज एन एंटी फंगल शैम्पू फॉर ट्रीटिंग इट बिकॉज इट इज कॉज ड्यू टू अ फंगस। अच्छा, अगर मदर्स की भी काउंसलिंग सर इस दौरान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनको, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखती हैं, अगर छोटे बच्चे की बात करी जाती है, अगर वो प्रॉपर खान पान लेती है तो उससे बच्चे पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसका क्या रिलेशन है? देखिए, माँ जो खाएगी पिएगी वो बच्चे को मिलेगा। तो नॉर्मली भी जब व्हेन द लेडी इज लैक्टेटिंग, मतलब जो माँ स्तनपान करा रही है उसको हम बोलते हैं कि आप एक्स्ट्रा कैलोरीज लें, कैल्शियम लें, कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट लें। माँ की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, माँ की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। और उस दौरान हम कहते हैं कि माँ को बोलते हैं कि माँ खुश रहे, बिकॉज मेनी लेडीज सफ़र फ्रॉम पोस्टपार्टम डिप्रेशन ऑल्सो। बेबी पैदा होता है उसके बाद दे गो इनटू डिप्रेशन। तो हम उनको कहते हैं कि हेल्दी रहें, खुश रहें, मन को प्रसन्नचित रखें, तो आपका जो मिल्क का प्रोडक्शन होगा वो भी ज़्यादा होगा एंड द चाइल्ड विल बेबी विल ऑल्सो ग्रो वेल। इसके अलावा जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा, और कौन सी वो चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए अगर खान पान की बात की जाए, पूरे लाइफस्टाइल की बात की जाए? क्योंकि सर लाइफस्टाइल में पहले से और अभी में काफ़ी चेंजेस आ गया। आपने खुद ने कहा कि जंक बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बच्चा रो रहा है तो चॉकलेट दे दो या फिर चिप्स दे दो। तो फर्स्ट थिंग इज टू हैव अ हेल्दी डाइट विच शुड कंटेन कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन। हमारी डाइट में हमें ये मानना, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, ट्रैफिक लाइट होती है, एक लाल रंग की लाइट होती है, एक हरे रंग की होती है और एक पीले या ऑरेंज रंग की होती है। तो हमारी डाइट में ग्रीन डाइट क्या है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जितना खाना खाओ कोई तकलीफ नहीं है। ऑरेंज है, कर्ड है, लेग्यूम्स है, खाओ, रिस्ट्रिक्टेड डाइट। रेड, चॉकलेट्स, पेस्ट्री, आइसक्रीम वंस इन अ वाइल आप खाएं, डेली नहीं खाएं। तो सेकेंड, थर्ड थिंग इज द चाइल्ड शुड बी एनकरेज टू ड्रिंक वाटर 6 to 8 glasses per day so as to remain hydrated। मतलब क्या होगा, गर्मी में निर्जलीकरण का शिकार होने का चांस रहता है, ठीक है। चौथा, पेरेंट्स को हम बोलते हैं कि जंक फूड आप अवॉइड करें। और ये जो हमारा कंसेप्ट है ना कि आज सैटरडे है, आज बाहर खाना है, और बाहर खाते हम क्या करते हैं, हम सब जंक फूड खाते हैं। बच्चा रो रहा है, उसको चिप्स दे दो, चॉकलेट दे दे। पहले तो रो रहा है तो पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चा रो क्यों रहा है। देखिए, अगर बच्चा रो रहा होगा और आप उसको चिप्स का पैकेट दे दोगे तो वो उसको आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज करेगा। नेक्स्ट टाइम जब भी उसको चिप्स खाने की इच्छा होगी वो रोने लग जाएगा। सो यू हैव टू रीइंफोर्स पॉजिटिव पेरेंटिंग। सिक्स्थ इज आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। अगर आप घर में चॉकलेट आइसक्रीम लाएंगे ही नहीं तो बच्चा देखेगा ही नहीं तो बच्चा जिद ही नहीं करेगा। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप कभी नोटिस कीजिए, हम घर में किसी का बर्थडे होता है तो हम क्या कहते हैं, आज बाहर खाएं। वाई गो आउट। अच्छा, गोइंग आउट का मतलब क्या है? गोइंग आउट ओनली टू रेस्टोरेंट। वाई नॉट टेक द चाइल्ड आउट टू पार्क। हम पार्क में ले जाएं, उसको घूमने फिरने की जगह ले जाएं, हम उसको लाइब्रेरी में ले जाएं। वी इनकलकेट हेल्दी हैबिट्स अमंग द चाइल्ड। दैट इज द ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अस एज चाइल्ड स्पेशलिस्ट। क्योंकि हम शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, हमें हमारे पेरेंट्स को ये स्ट्रेस करना पड़ेगा कि बच्चों के लिए हेल्दी हैबिट क्या है और बच्चों के लिए अनहेल्दी हैबिट क्या है। एक कॉमन चीज़ जो कि सर रूरल एरिया में भी होती है और अर्बन एरियाज में भी होती है, वो है कि सर छोटे बच्चे की मालिश, है ना। तो अक्सर क्या होता है कि एक मालिश वाली आती है और बिकॉज उसको या तो प्रॉपर मेथड पता है फिर नहीं पता, तो पूरे बच्चे की अच्छे से मालिश की जाती है, पैर को इधर करना, बच्चे के हाथ को इधर करना। सर क्या ये सेफ़ है या फिर बहुत ज़रूरी है कि आप एक बार मेथड ज़रा समझ लें? देखिए, मेथड हमेशा ऐसा होना चाहिए, थोड़ा जेंटल होना चाहिए फर्स्ट थिंग। और मालिश एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि मालिश से टैक्टाइल स्टिमुलेशन के कारण बच्चे का वेट भी बढ़ेगा, बच्चा थकेगा, फीड भी लेता है बच्चा और बच्चे को नींद भी आती है। तो नॉर्मली हम कहते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स में मालिश करनी चाहिए। नारियल का तेल यूज़ करें या सरसों का तेल यूज़ करें, ये 2 तेल काफ़ी बेनिफिशियल हैं मालिश करने के लिए। इसके अलावा सर, क्योंकि इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, एक टिप मैं चाहूँगी कि सभी पेरेंट्स को आप एक टिप दें कि किस तरह से एक बच्चे की केयर की जा सकती है, और साथ ही जो बच्चे देख रहे होंगे, जो कि समझ पा रहे होंगे अभी आपको, उनके लिए भी एक टिप आपकी तरफ से। मेरी तरफ से 5 टिप मैं देना चाहूँगा। पहला टिप माओं के लिए, पहले 6 महीने सिर्फ अपना ब्रेस्ट फीड ही कराना है, यानी अपना स्तनपान ही कराना है। दूसरा टिप फादर्स के लिए, बच्चे को पालना सिर्फ माँ की जिम्मेदारी नहीं है, फादर की जिम्मेदारी भी है।
तो फादर्स शुड ऑल्सो टेक एक्टिव रोल बच्चे की अपब्रिंगिंग में। तीसरा, माओ के लिए टिप है कि बच्चे को जंक फूड हमें अवॉइड करना है। चौथा टिप ये है कि जब भी आप घर में खाना खाएं, दैट टाइम शुड बी फ्री फ्रॉम मोबाइल, फ्री फ्रॉम कंप्यूटर एंड फ्री फ्रॉम टीवी। दैट इज स्क्रीन शुड बी अवॉइडेड एट द टाइम हम लोग जब पेरेंट्स और बच्चे साथ मिलके खाना खाते हैं। पांचवी, जो मैंने अक्सर ये प्रॉब्लम नोटिस की है कि माएँ बच्चे को खाना खिलाने के टाइम पे या तो नर्सरी राइम ऑन कर देती हैं या मोबाइल दे देती हैं या टीवी ऑन कर देती हैं और बोलती है कि जब तक टीवी नहीं चलेगा बच्चा खाना नहीं खाएगा। बच्चा खाना इसलिए खाता है कि उसको भूख लगी है। भूख लगने का टीवी से, मोबाइल से या नर्सरी राइम से कोई लेना देना नहीं है। तो दिस प्रैक्टिस शुड बी डिस्करेज्ड। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमारे साथ में डॉक्टर रवि थे जिन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी। कुछ मिथ्स थे उनको तोड़ा गया, यानी कि अगर आपको प्रॉपर पेरेंटिंग करनी है तो बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे को थोड़ा सा पॉजिटिव रखिए, उनको जंक फूड से दूर रखिए, उनको टीवी से, मोबाइल से थोड़ा दूर रखिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके जाइए। इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।